नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। यह बिल्कुल स्थापित तथ्य है, यदि आप दौड़ रहे हैं और कोई आपकी बांह पकड़कर खींच रहा है तो तय है कि आपको खींचने वाला आगे तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपको भी अव्वल आने से जरूर रोक सकता है। इसे इस नजरिए से देखिए कि जितने भी अभी बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी अभी निर्दलीय या बागी या जो भी आप संबोधन दे दें, ये अगर मैदान में हैं और जहां भी इन्होंने चुनाव त्रिकोणीय किया है तो वहां अक्सर देखा गया कि सबसे ज्यादा नुकसान उस पार्टी को होता है जो वहां जीतने की गुंजाइश में थी। इस बार भी ऐसी कयास है। यूं तो जाहिर तौर पर दोनों ही दलों के प्रमुख नेता आपको कैमरे के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप बोलते सुनाई दे जाएंगे, लेकिन बंद कमरे में बैठ के वे भी कर रहे हैं कि इन बागियों का काउंटर कैसे किया जाए। इसके दो तरीके आमतौर पर होते हैं, या तो मान मनोबल से उन्हें बैठाया जाए या फिर उसकी काट निकाली जाए। मानना यदि इन्हें होता तो रंजना बघेलो, जेवियर मीणा टाइप ये नाम वापस ले लेते। तो अब दूसरा जरिया पार्टी तलाशेगी। आप में से कुछ सुधी दर्शक मुझे पिछले विधानसभा चुनाव की याद दिला सकते हैं, जहां 1000 के करीब बागी और निर्दलीय चुनाव में लड़े थे और जीते महज 4। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन नुकसान उन्होंने तकरीबन 46 सीटों पर किया था दोनों ही दलों को, जहां जीत का अंतर महज 5000 वोटों के इर्द गिर्द रहा। तो आज बात इसी पर करेंगे कि बीजेपी के लिए चाचौड़ा से ममता मीणा, बुरहानपुर से हर्षवर्धन, सीधी से केदारनाथ शुक्ला, मुरैना से राकेश सिंह, भिंड से संजीव कुशवाहा और राजनगर से घासीराम पटेल, सिमरिया से अभय मिश्र कोई चुनौती होंगे क्या? कांग्रेस के लिए नागौद से यादवंत सिंह, महू से अंतर सिंह दरबार, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, सुमावली से कुलदीप सिकरवार, गोटेगांव से शेखर चौधरी और जतारा से आर बंसल, पोहरी से प्रदुम्न वर्मा जैसे नाम पेशानी पर बल लाने लायक हैं या नहीं? इनसे ही जुड़े बहुत सारे सवालों को लेकर हम जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, टिकट मिलने के बाद सभी दलों में उभरा असंतोष कितना गहरा और गंभीर है, तूफान है या बुलबुला, ये तय होता है नाम वापसी की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद। कल नाम वापसी का अंतिम दिन था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के कई बागियों ने या तो निर्दलीय उतरकर मैदान में ताल ठोक दिए या फिर किसी और दल की गोद में जा बैठे। जाहिर सी बात है कि इन्हें एक शेर आप भले न समझें, लेकिन ये पाव तो हैं। जिसके पक्ष में चले गए उसे सवा शेर तो कर ही देंगे। कुछ प्रमुख नामों के चुनाव मैदान में बने रहने और बसपा और आम आदमी पार्टी के तगड़े उम्मीदवारों के कारण कई जगह कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि कांग्रेस भले ही अभी ऐसा नहीं मान रही हो, लेकिन तय है कि उसके लिए खतरा तो बन ही गया खेल बिगड़ने का। हमारे यहाँ भी कुछ असंतोष रहा है, पर 90% उस पर काबू पा लिया गया है। और जो 3-4 बड़े नाम हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनने कुछ लोगों ने उसमें इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्टी से, तो उनका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वो जो बिना इस्तीफा दिए लड़ रहे हैं उनसे भी आखिरी तक हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रत्याशी के समर्थन में बैठ जाएं, अन्यथा बाद में फिर वो कार्रवाई जो वैधानिक होती वो होगी। मगर डैमेज कंट्रोल हमारा बहुत हद तक पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं कि संकट सिर्फ कांग्रेस के पास है, बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। बुरहानपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन, सीधी से रीति पाठक के खिलाफ केदारनाथ शुक्ला, मुरैना से रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह, भिंड से संजीव कुशवाहा के अलावा छतरपुर के राजनगर से घासीराम पटेल और रीवा से अभय मिश्रा बीजेपी की पेशानी पर बल ला सकते। जाहिर है कि बीजेपी भी कैसे सगर्भ उच्चारित कर सकती है कि उसके लिए बागी या निर्दलीय कोई खतरा होंगे, वो भी अभी तो सिर्फ इत्मीनान ही उजागर करेगी। देखिए, आकलन स्पष्ट है कि 1-2 स्थानों पर लोकतंत्र है, लोगों को अधिकार है, तो कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मैंडेट के विरुद्ध जाकर नामांकन किया है, तो उनकी व्यवस्था पार्टी का विषय है। लेकिन जनता की कृपा को लेकर, भाजपा परिवार के सहयोग को लेकर, समन्वय को लेकर हम आश्वस्त हैं। सब कमल के चुनाव उनके साथ काम करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 1000 से भी कम था, जिनमें 8 तो ऐसी थी जहां 800 से भी कम मार्जिन था जीत का। तकरीबन 46 सीटों पर मार्जिन 5000 से कम रहा। जाहिर है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिलना और बीजेपी को हरा देने में प्रमुख भूमिकाएं इन्हीं बागियों और निर्दलियों ने निभाई थी। कांग्रेस और बीजेपी भले ही इसे अभी ना स्वीकारें, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के कारण नतीजों के वक्त
कहीं दोनों को ही इसका अफसोस ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है मिथुन जी का। दूसरी मेहमान है गुंजन चौक से, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। गुंजन जी का भी स्वागत। तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेश शर्मा। सुरेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं मिथुन जी से। मिथुन जी, अभी हम के मिश्रा जी की बाइट सुन रहे थे, वो कह रहे कार्रवाई जो होगी वैधानिक वो होगी। अब तक तो हो चुकी है, मेरे पास 39 नाम हैं जिन्हें निष्कासन जिनका आप लोगों ने कर दिया। तो ये चुनौती नहीं लगता आपको कि भाई ये 39 लोग, इनमें बड़े नाम तो हैं ही, ये कुछ नुकसान करेंगे? सर, इनमें 39 के अलावा कैंडिडेट भी हैं जो कि चुनाव लड़, ये बहुत होता हर बार ऐसा होता ही है कि कई लोग जो है निर्दलीय लड़ते हैं, कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये लोग अगर टिकट चाह रहे थे तो मतलब कांग्रेस पार्टी में कोई बात होगी, इसकी वजह से इन लोगों ने लंबे समय तो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, अपने लिए लॉबिंग की, और आज भी ये लोग क्या जीतने की अवस्था में है? कई लोग तो ये चुनौती दे रहे हैं कि वो कांग्रेस को हराने, या बीजेपी से जो लोग हैं वो बीजेपी को हराने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हम लोग इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं सर। ये हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे सीएम फेस है कमलनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। हम लोग मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि सर हम 1500 रुपए जो है महिलाओं को देंगे, हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 100 यूनिट बिजली देंगे, हम OPS देंगे, हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, शिक्षा को मुफ्त करेंगे, देवभोग राशन किट देंगे, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। ऐसे ही हमारे जो वचन है, इनको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। निर्दलीय बागी ये हर चुनाव में होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। थे अगले सवाल में आऊंगा तब बताऊंगा कौन कौन चुनौती थे पिछली बार आपके लिए। एक बार गुंजन जी का रुख कर लेता हूं, सेम सवाल यथावत, सीधा कॉपी पेस्ट। गुंजन जी, आप लोगों को डर नहीं है? बहुत सारे नाम मेरे पास ये आपके भी रखे हुए हैं, दोहराऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। ये ताल ठोक रहे हैं मैदान में और ठीक ठीक रसूख रखते हैं ये लोग भी। देखिए, सबसे पहले तो प्रवीण जी, डर उन्हें होता है जिन्होंने काम नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, जिन्होंने 2003 से लेकर 2023 तक निरंतर जनता की सेवा की है, जनता का विकास किया है, जनता के हर एक वर्ग का विकास किया है, हर एक क्षेत्र का विकास किया है। इसीलिए डर का सवाल नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक जिसे कहते हैं एक मुहावरा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये सबका साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक रूप में एक सामूहिक तौर पर काम कर रही है, जनता का विकास कर रही है, और जनता उसमें हमारा साथ दे रही है। आपने देखा जन आशीर्वाद यात्रा में कैसा जन सैलाब उमड़ा था भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए। ये दिखता है जनता का प्यार। आप किसी भी क्षेत्र की आज मुझसे बात कर रहा है, तो ये इनका साथ नहीं दिया ना आपने, तभी तो ये बाहर हो गए। इनका साथ नहीं दिया तभी तो निर्दलीय लड़ रहे हैं आपको छोड़। चुनाव में नीति रणनीति दोनों से काम किया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। ये विचार के साथ चलती है, जो जनता की सेवा के लिए है, ये उनके साथ है। ये एक सामूहिक तौर का संगठन है और देश ठीक है, आऊंगा गुंजन जी, वक्त है, आऊंगा। मैं तीसरे मेहमान को निकाल लेता हूँ, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दोनों को सुन लिया शर्मा साहब आपने, दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। ये जो हम पहले अपने पैकेज में भी कह चुके, ये कैसे कबूलेंगे कि साहब हमारे लिए खतरा है? आप मानते हैं कि कुछ बड़े बड़े नाम दोनों ही दलों में हैं, और पिछले बार के इलेक्शन में जिस तरह का जीत के भी आ गए थे और कई जगह नुकसान भी पहुंचा गए थे, इस बार वो खतरा है दोनों के लिए? देखिए, जब भी कोई बड़ा नाम बागी होता है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होता है। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, रामकृष्ण कुशमारिया जी ने एक जगह से 2 जगह से चुनाव लड़ा था पिछली बार, 3 सीटें हारे थे, सबको जानकारी में है। हालांकि सरताज सिंह जी ने उनके साथ जाकर के चुनाव लड़ा होशंगाबाद सीट, RC वाली सीट से, लेकिन वो वहाँ कोई असर नहीं दिखा। धीरज पटेल ने शरद जैन को हरवा दिया। धीरज पटेरिया को 25,000 वोट मिले थे और उन्होंने शरद जैन को हरवा दिया था। 1,000-2,000 वाली पोजीशन में ही थे वो। ठीक बात। तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो होता है। अब 2 चीजें साफ हैं इसमें। पहला कि क्या ये मजबूरी थी कि इन्हें हटाया जाना चाहिए या इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, एक बात तो। और दूसरी बात ये है कि क्या पार्टियां, कांग्रेस भाजपा दोनों ही, क्या डैमेज कंट्रोल करके अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बना सकती हैं, या ये हो सकता है कि 2 सीट हार रहे हैं तो बदले में 2 सीट का लाभ मिल जाए। अब तीसरी बात मैं जो अभी सोची है वो ये थी कि किस राजनीतिक पार्टी की संख्या बागियों की बड़ी है। भाजपा के बारे में मैंने देखा है तो उसमें ये निश्चित रूप से, जैसे केदार शुक्ला जी हैं, 2-4 नाम और हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जहां कुछ ऐसी सीटें, हर्ष चौहान भी,
हाँ, हर्ष चौहान भी नुकसान, हर्ष चौहान का मामला तो थोड़ा अलग आएगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा बाद में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ ये बागी परिस्थितियां बनी हैं, भाजपा की बात कर रहा हूं उनकी, अब मान लो चांचोड़ा है, अब चांचोड़ा में लक्ष्मण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तो जीतने की संभावना वैसे ही कम है, ऐसी स्थिति में बागी भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है ये। लेकिन कांग्रेस में क्या है, जैसे महू है, महू में अंतर सिंह दरबार खड़े हो गए, तो कई नाम ले सकते हैं, मैं नामों पर न जाऊंगा, तो ये लेकिन अगले सवाल में देखने वाली बात केवल ये रहेगी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी में कितने ज्यादा बागी खड़े हैं और उन बागियों का मैनेजमेंट आने वाले चुनाव के मतदान तक जो है किस प्रकार का किया जाता है, ये सारी चीजें देखने की होंगी। लेकिन बागी नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाया है अभी तक। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। एक बार मिथुन जी का रुख करेंगे। मिथुन जी, शर्मा साहब ने कहा नाम नहीं लेंगे, मैं नाम लूंगा। मैं नागौद से यादवन जी का भी नाम जरूर लूंगा कि भाई वो प्रभावी नेता है और अब बसपा का जो बेस वोट है वो भी उनके पास जाएगा। अंतर सिंह दरबार भी बड़े नेता हैं, प्रेमचंद गुड्डू के साथ भी एक उनका बेस वोट बैंक है, सुमावली में भी कुलदीप सिकरवार। तो ये क्या मान के चल रहे हो आप लोग की मानना है जो बागी हो गए और अभी तक नहीं मान पाए, निष्कासन से तो डरेंगे नहीं, निष्कासन से डरते तो बागी क्यों होते, ये नुकसान पहुंचाएंगे? कुछ आकलन है इस तरह का कि नहीं? आकलन है। और जैसे नरोत्तम मिश्रा जी की सीट की बात करें तो वो 2656 वोटों से जीते थे। उनके अलावा जिन लोगों को वोट मिले तो उनका यदि वोट मिला कर आप कांग्रेस के राजेंद्र भारती जी में जोड़ दीजिए तो नरोत्तम मिश्रा जी वहां से हार जाते हैं। लेकिन चुनाव इस तरीके से आप तो लंबे समय से कवर कर ही रहे हैं, इस तरीके से होता नहीं है। जनता के बीच जो जनाधार वाले नेता हैं वो जाते जरूर हैं, लेकिन आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी और राजनीतिक दल को यदि आप मान तो जो तीसरे दल हैं लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, वहां बसपा और सपा मिलाकर के 3 सीटें आई थी पिछले चुनाव में, इनसे ज्यादा सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली थी, 4 जो है निर्दलीय जीत करके आए थे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के बीच 2 दलीय व्यवस्था के रूप में जो लड़ाई हो रही है उसमें भी अगर जनता एक तरफा अपना मन बना चुकी है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जनता को जिताना, तो कुछ सीटें जरूर ऐसी हो सकती है जहां पर प्रभाव पड़े। लेकिन ये प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि जिससे सरकार पलट जाए, सत्ता पलट जाए, क्योंकि अब मुकाबला उतना करीबी हमारे हिसाब से तो नहीं है। हम तो लगता है कि 150 के ऊपर जा ही रहे। हाँ, जहां जहां जो लोग बागी हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी का जो है टिकट मांग रहे थे, यदि वो इतने ही बड़े नेता होते कि इंडिपेंडेंट जीत के आते तो शुरुआत से शायद इंडिपेंडेंट के तौर पर तैयारी कर रहे। तो खैर ये सब बातें अब बात की हैं, क्योंकि नाम वापसी की जो सीमा है वो खत्म हो चुकी। तो हम तो कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र, कांग्रेस पार्टी का चेहरा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। जो जनता हमें फैसला देगी, 150 देगी, 170 देगी, 190 देगी, उसको खुले दिल से स्वीकार करेंगे। क्या बात है, इस कॉन्फिडेंस की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बार गुंजन जी का रुख कर लेते हैं। गुंजन जी, कुछ नाम आपके पास भी लेके आता हूं मैं। हर्षवर्धन बुरहानपुर से मैदान में, आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। रीति पाठक के खिलाफ केदार शुक्ला मैदान में है। बसपा से रुस्तम सिंह जी के बेटे मुरैना से मैदान में है। संजीव जिन्हें टिकट नहीं दिया, आपने बसपा से आपके यहाँ आए, इस बार नहीं दिया, फिर बसपा में चले गए। ये नहीं लगता आपको कि ये अगर आप नज़दीक पहुंच रहे होगे बहुमत के तो ये लोग रोड़ा बन जाएंगे? प्रवीण जी, जैसे मैंने अपनी शुरुआत बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी है ये व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती, अपने विचारों के हिसाब से चलती है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। आज मध्य प्रदेश की बात अगर देश में होती है तो टॉप 10 राज्यों में लेकर आए भारतीय जनता पार्टी ने। ये जनता की सेवा इन्होंने की है। यहाँ पे एक किसी व्यक्ति के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, ये विचारों के साथ चलती है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र। आपने देखा आज वरिष्ठ नेतृत्व पूरा मध्य प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि ये सामूहिकता दर्शाता है। यहाँ जनता के लिए सब मिलकर काम करते हैं। अगर आज मैं बात करूं, अगर हमारा पर कैपिटा इनकम 2003 से पहले क्या था, मात्र 12,000 रुपए था। आज उसे 1,40,000 किया है किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, स्वावलंबी बनाया है। तो ऐसे में चिंता किस बात की? आप मुझे बताएं प्रवीण जी कि जहां की महिलाएं आज इतनी सशक्त हैं, स्वावलंबी हैं, तो क्या वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से चलेंगी? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था। अरे भाई, चुनाव तो सामूहिक होता है। एक बार मैं इन करता हूँ सुरेश जी का संक्षिप्त जवाब, फिर ब्रेक पे जाएंगे। सूरज जी, ये दोनों बहुत बखूबी अपना प्रवक्ता वाला रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों अपने अपनी पार्टी के एजेंडे यहां तक ला रहे हैं। आपसे एक बात मैं जरूर समझना चाहूंगा, फिर ब्रेक के बाद और आपसे इस मसले में चर्चा करूंगा कि दौरे, बड़े नेताओं के दौरे, ये सब डैमेज कंट्रोल हो रहा होगा इससे, या फिर चीजें और थोड़ा फैल सकती? नहीं, दौरे से हमेशा बड़े नेता जब भी आते हैं उनका प्रभाव पड़ता है जनता के बीच में सीधे। मुझे एक चुनाव याद है, वो लगभग 2008 का चुनाव था। उस चुनाव में
2013 का चुनाव था, उसमें ये माना जाने लगा था कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं, लेकिन बाद में मतदाता ने ये कहना शुरू किया नेताओं के दौरे के बाद कि नहीं 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 नहीं, वोट कम नहीं करना आपने को और कार्यकर्ताओं के बहकावे में नहीं आना, और एकदम से सीटें बढ़ी। और आप देखिए कि जो 100 के आसपास आने वाली स्थिति थी वो वापस बहुमत की तरफ चली गई। तो आपको भी याद होगा वो घटनाक्रम। तो इसलिए ऐसी स्थितियां बनती हैं जब भी बड़े नेता आते हैं। अब खड़गे जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, और अमित शाह तो हैं ही हैं मध्य प्रदेश में, सारे बाकी के दिग्गज आएंगे, इनका बड़ा असर पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं कह सकता हूं वो ये है कि आज मतदाता जो है वो किसी का चेहरा नहीं देख रहा, वो सब विश्वसनीयता देख रहा है। महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। माफ कीजिए, बिल्कुल माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए BSTV। हर घर रोशन और बिजली बिल हाफ है तभी तक कांग्रेस की सरकार है जब तक, क्योंकि वो तो इसे मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने शर्मा साहब की बात सुनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार फिर से मिथुन जी का रुख कर लेते हैं। अब ये नाम नहीं गिनाएंगे उन्हें, अब ये भी नहीं बताएंगे कि कहां कहां भागी, ये जरूर समझ लेते हैं कि मिथुन जी कौन कौन सा एरिया, अगर हम 6 हिस्से में 5 हिस्से में मध्य प्रदेश को बांटें तो कहां कहां लग रहा है कि बहुत सॉलिड है कांग्रेस और यहां थोड़ा सा वीकर सेक्शन है? देखिए, मध्य प्रदेश सभी इलाकों में मजबूत है, चाहे वो ग्वालियर चंबल का इलाका हो, चाहे वो विंध्य का इलाका हो, चाहे वो महाकौशल का इलाका हो, चाहे वो मालवा का इलाका हो, चाहे वो मध्य का इलाका हो, हर जगह हम लोग मजबूती से। और आप लोगों का जो विश्लेषण है उससे भी हम लोगों को सुनने में मिलता है कि पहले जहां विंध्य पिछले चुनाव में जहां हम लोग कम मजबूत नहीं थे, वहां भी हम लोग मजबूत होते आ रहे हैं। जो ग्वालियर चंबल है वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, जो सिंधिया जी से उम्मीदें हैं। जिस मध्य में हम लोग अपेक्षाकृत कमजोर रहते थे वहां भी हम मजबूत हो रहे हैं। महाकौशल, क्योंकि छिंदवाड़ा समेत पूरा जो कमलनाथ जी का इलाका है वहां तो हम लोग मजबूत होने वाले, और जो हमारा मालवा का इलाका है वहां को लेकर भी काफी पॉजिटिव खबरें। तो मध्य प्रदेश को हमने समग्र रूप में देखा है, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं उसके हिसाब से भी यदि आप देखें, कोई सा ऐसा इलाका नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा से बेहतर विकल्प के रूप में मौजूद नहीं है। और पूरे देश में भी यदि आप देखें, हमारी बहन जो बोल रही थी सब प्रति व्यक्ति आय में 1,40,000 पे है, तो राजस्थान 56 पे है सर, कर्नाटक 3 लाख पे है, हिमाचल 2 लाख के ऊपर है, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य छोटा होते हुए भी 1,33,000 पे है। तो ये हमने विभिन्न राज्यों में करके देखा। उससे जब आकलन पूरे मध्य प्रदेश का मतदाता करता है तो देखते हैं कि हम लोग कितने पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम है सर IPL में, मध्य प्रदेश की कोई IPL की टीम नहीं है। तो इस तरीके से जब देखता है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो सकता था, जब कमलनाथ जी आए तब उन्होंने साहब मेट्रो चलाई, ये DPR बनाते रह गए। तो ये हमारे किए हुए काम है, किसानों की कर्ज माफी की इन्होंने जो है बात मानी है। तो ये मिथुन जी पूरा वक्त दिया। एक बार गुंजन जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। गुंजन जी, आप जो जवाब देंगे मिथुन जी का दीजिएगा। वही सवाल मैं आप पर भी कि विंध्य पिछली बार आपके पास लगभग केवल 4 सीट कांग्रेस के पास गई थी, बाकी सब आपके पास था। विंध्य, महाकौशल, ग्वालियर चंबल, फिर अभी ऐसा जो रुझान आ रहे हैं वो कि वीकर सेक्शन है आपके लिए। प्रवीण जी, इस बार पहले आपकी बात का जवाब दूंगी। 2003 का हम इतिहास दोहराने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे 2003 में 170 सीटों से ऊपर सीटें ली थी और मात्र 38 सीटों में कांग्रेस सिमटी थी। इस बार आप और हम बात करेंगे 3 दिसंबर के बाद, और जरूर 3 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जनता जान चुकी है कि कौन जनता के विकास की बात करता है और कौन सी पार्टी जनता के विभाजन की बात करती है। आज कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जिस मंच से उन्हें मैनिफेस्टो की बात करनी चाहिए थी, वहां पे वो कुर्ता फाड़ कांग्रेस की बातें चल रही थी कि आप जाइए दिग्विजय सिंह के कुर्ता फाड़िए। दिग्विजय सिंह कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी गाली की मैंने कमलनाथ को ले रखी। तो ये जो 5 हाथ, एक पंजा होता है ना हाथ का, ये 5 पार्टों में बट चुकी है कांग्रेस, चितड़ बितड़ हो चुकी है। 4 फाड़ की जगह मैं कहूंगी 5 फाड़ कांग्रेस हो चुकी है। तो जिस कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व इस तरह विभाजन है, एक कमलनाथ जी की कांग्रेस चलती है अलग, एक दिग्विजय सिंह की अलग चलती है। एक बार शर्मा जी को इन कर लेता हूँ, पिछली बार ब्रेक के कारण उन्हें रोकना भी पड़ा था।
आऊंगा, अभी वक्त है, वह क्लोजिंग के लिए वक्त है, अभी आऊंगा जरूर। एक बार शर्मा जी को इनका लेता हूं। शर्मा जी, जो इनकी गवर्नमेंट गिराई गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब लोग बदल गए, टूट गए, जो भी टेक्निकल शब्द हो सकता है गिराई गई शब्द पसंद नहीं आए बीजेपी को, लेकिन इनके साथ हुआ तो गलत उस वक्त। ये क्या सहानुभूति पैदा कर पाए इतने 3.5 साल की अवधि में? और यदि कर पाए तो क्या वो भी एक फैक्टर रहेगा आपको लगता है वोटर के मन में? यदि सहानुभूति होती है, सब प्रतिक्रियात्मक रूप से तत्काल होती है। हाँ, वो बाई इलेक्शन में हो जाना, बाई इलेक्शन में ही हो जाना चाहिए थे। कुछ तो सीटें मिलती जो बहुत सबसे कम हो गई वो। दूसरा, मैं ये मान करके चलता हूं कि सरकार बनाने के लिए आपको एक स्पष्ट प्रादेशिक विजन देना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी तक स्पष्ट विजन जो है मिथुन भाई की तरफ से नहीं आया। मैनिफेस्टो में सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट है। प्रदेश के बारे में, प्रदेश के किस प्रकार से चहुमुखी विकास होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूं कि जब 2003 में संकल्प यात्राएं निकली थी और उस समय ये कहा गया था कि हम मध्य प्रदेश को इसी आधार पर बीमारू राज्य से बाहर निकालेंगे। आजादी के समय के कांग्रेस ने जो राज किया है, आज की कांग्रेस के बीच में दोनों में क्या अंतर है, क्या सोच आज की है, ये मुझे लगता है अभी तक नहीं बताया गया। 600 रुपया का एक सिलेंडर फायदा दे देंगे, 600 रुपया का एक बिजली का बिल माफ कर देंगे, 600 रुपया की एक रियायत दे देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को दे देंगे, कुछ अनाज दे देंगे, कुछ बीमा दे देंगे। ये इससे प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं होता। व्यक्ति का तो लाभ हो जाएगा, लेकिन प्रदेश के लिए, आप आदिवासी अंचल के लिए क्या डेवलपमेंट के साधन है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, आप एग्रीकल्चर के लिए क्या, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब ले लेते हैं। मिथुन जी, क्या रोड मैप है? मतलब लाइन ऑफ एक्शन जानना चाहते हैं। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि आपके अनाउंसमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन समझ नहीं आ रहा। लेकिन उनकी बातों में स्पष्टता मुझे नजर नहीं आई। हमने तो पूरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया सर, आपको विजन नजर नहीं आया। भाजपा ने मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया। हमारे 500 के सिलेंडर में आपको विजन समझ में नहीं आया। भाजपा के 450 के सिलेंडर में आप खैर स्वतंत्र पत्रकार हैं, मैंने भाजपा का नाम ही नहीं लिया भैया। प्रदेश को मैंने अभी भाजपा का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो आप सरकार में आना चाहते हैं, पूरा प्रदेश आपके पीछे खड़ा है, आप कह रहे हो, इसलिए मैंने बोला है भैया। मेरा कोई गुंजन जी सुन लेते फिर उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। सरकार में आइए, मेरा शोर नहीं होगा, दर्शक को बढ़िया सुनाई देता है, ठीक समझ आता है दोनों के। प्रदेश की जनता लाएगी, कोई आपके कहने से और मेरे कहने से सरकार। मिथुन जी बोलिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, भाजपा सरकार में और आपने भाजपा का नाम ही लिया, यही तो हैरत करने वाली बात है। कि हमारी साथी कह रही थी भारतीय जनता पार्टी से 5 पार्टियों में बटी कांग्रेस नहीं मैडम, पांचाली तो आपके नेता ने कहा 2003 का विजन आपका साकार होगा। जो 2003 में आपकी सरकार लाई थी, वो उमा भारती जी को आपने हिमालय पे भेज दिया, स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं रखा। हमारे तो कमलनाथ जी का स्पष्ट मत है, मध्य प्रदेश को मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश बनाना है, विकास के सारे पैमानों में आगे ले जाना है, मध्य प्रदेश को एक विकसित ब्रांड बनाना है। आपने व्यापम जैसे घोटालों से मध्य प्रदेश की छवि को खराब किया। 50% का घोटाला राज यहीं यदि स्थापित किया, आपका भ्रष्टाचार हवा चलते ही आपकी मूर्तियां टूट जाती तो स्थापित हो जाता है। एक बारिश में आपके डैम फूट जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था से मध्य प्रदेश को निकालना है जहां किसान, युवा, महिला, बेरोजगार जो है उन्नति करें, तरक्की करें, आत्महत्या का मुद्दा देखना पड़े, जहां महंगाई ना हो और जहां रोजगार उपलब्ध हो। गुंजन जी, बहुत सारे ये लोक लुभावन इनके पास वादे हैं, और शर्मा जी का भी ये आकलन है कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो बहुत पता नहीं अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके तरफ से भी बहुत सारे अनाउंस किए गए, बिल्कुल अधिसूचना लगने के, जब मुहाने पे थी अधिसूचना तभी, तो आपको लगता है वो सब कारगर हो जाएंगी? प्रवीण जी, अगर आप उसकी बात करें तो लाडली बहना की तरफ आपका अगर इशारा है तो लाडली बहना आज है, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए 2006 से चल रही है। आज उस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 45 लाख से ऊपर बच्चियों को उसका लाभ मिल चुका है, 13 लाख से ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये लुभावन नहीं हो सकता, ये चुनावी मापदंड नहीं हो सकता। 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती चुनाव में हमने 2007 में दे दिया था, ये चुनावी मापदंड नहीं हो सकता। आज आरक्षण 35% हम महिलाओं को दे रहे हैं, सरकारी नौकरी में दे रहे हैं। अगर आप इसकी बात करें तो हम काम करते हैं, और वही कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, जो 15 महीने की सरकार में दिखा दिया था कांग्रेस की। कैसे कमलनाथ जी ने जितने वादे किए थे ना तो उनको पूरा किया गया, और जो आदिवासी महिलाओं के खाते में भारतीय जनता पार्टी पैसे देती थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया गया था। आप देखिए, एक अच्छी चलती हुई वेलफेयर को या तो इन्होंने बंद कर दिया था किसानों की। ठीक है, एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए सुरेश शर्मा जी के पास एक क्लोजिंग रिमार्क लिए जाएंगे। वक्त बहुत तेजी से हाथ से फिसल गया। शर्मा साहब,
कौन सा एजेंडा अभी तक आप कुछ पकड़ पाए? मैं भी नहीं पकड़ पाया हूं सीरियसली, मिथुन जी माने या गुंजन जी माने या नहीं माने, कि किस एक एजेंडे पे वोटर वोट करेगा? आप पकड़ पाए क्या कि दोनों में से जिसे भी करे कौन सा एजेंडा पकड़ेगा वोटर? समझ में आ रहा है? नहीं, अभी तो साइलेंट है वोटर। अभी वोटर साइलेंट है। दोनों राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। अभी कोई खुल करके, अभी मिथुन जी थोड़ा बहुत तो बोले हैं कि इनने ये विजन दिया है कि प्रदेश को ऐसा बनाएंगे और वैसा बनाएंगे। इससे पहले तक तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इसलिए मतदाता बहुत साइलेंट है। और मुझे तो ये लग रहा है कि मतदाता ने मानस बना लिया है कि उसको क्या करना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं शर्मा सर की बात से कि जो वोटर है वो साइलेंट इस वजह से नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है या हु केयर्स के भाव में इलेक्शन को लेके, वो मन बना चुका है। चाहे वो बीजेपी के साथ जाए, चाहे कांग्रेस के साथ जाए, चाहे बसपा के साथ जाए, चाहे सपा, आम आदमी पार्टी, जहां भी जाए, लेकिन वो मन बना चुका है। उसका मन क्या है ये हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर को। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।